हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। आई होप आप लोग सभी लोग फॉर्म भर चुके होंगे और बहुत सोच समझ के बच्चे अपने फॉर्म भरिएगा, ठीक है। क्योंकि जो टाइम दिया गया है आपको 1 महीने का लगभग फॉर्म भरने के लिए, वो इसीलिए दिया गया है ताकि आप जब भी जो भी फिल करें अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बाद में गलत ना हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से जो है आपको पूरा फॉर्म पढ़ना है, उसके बाद में जो है उसे फिल करना है। सारी जो भी आपकी चीज़ें हैं उन्हें आपको ध्यान से देख करके फिल करना है, ठीक है। तो अच्छे से फॉर्म भरिएगा और फिर अच्छे से प्रिपेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर जो है पेरिस ओलंपिक से है। पेरिस ओलंपिक में वैसे बच्चे हम जब टेनिस की बात करते हैं, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम हम लोग पढ़ते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम जो है हम लोग पढ़ते हैं ना, तो 4 ग्रैंड स्लैम के अलावा भी जो है टेनिस के कुछ जो चैंपियनशिप है वो हमें याद करनी पड़ती है। और आप सभी को पता है बच्चे कि पेरिस ओलंपिक जो है आपका 4 साल बाद हो रहा है, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में टेनिस की अगर हम बात करें तो टेनिस में जो आपका मेन सिंगल का, यानी कि मेन सिंगल का जो आपका गोल्ड मेडल है, ठीक है, गोल्ड मेडल है, ये जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच वही खिलाड़ी हैं जिनके नाम पे अभी तक के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब होने का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो एक रिकॉर्डधारी आप कह सकते हैं इन्हें, नोवाक जोकोविच, और इन्होंने बच्चे पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अब यहाँ पे बाकी जब टूर्नामेंट हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत कम जो है हम जिन्हें हरा करके जीता जाता है, मतलब जो आपके सेकंड फाइनलिस्ट होते हैं उनका नाम याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, तो सिल्वर मेडल जिन्हें मिला है उनका नाम याद रखिएगा। इन्हें बच्चे, इनका नाम है कार्लोस अल्करेज, ठीक है। तो कार्लोस अल्करेज है और नोवाक जोकोविच है, इन दोनों के बीच में फाइनल हुआ था। इसमें से जो गोल्ड मेडल है वो नोवाक ले गए और सिल्वर जो है आपका कार्लोस अल्करेज को मिल गया, ठीक है। दोनों का ही नाम याद रखना। उसके अलावा इन्होंने बच्चे आपका एक रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है, एक रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है नोवाक जोकोविच ने। तो रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है कि अभी तक जो है आपका ओलंपिक में जो भी ओलंपिक्स गेम्स हुए हैं वहाँ पे टेनिस एकल के खिताब को जीतने वाले या फिर टेनिस एकल में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच का नाम याद रखना है, इनकी उपलब्धियों को याद रखना है और इनका देश का नाम भी याद रखना है बच्चे। ये हैं सर्बिया के खिलाड़ी। कहाँ के ये? सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया से आते हैं और इन्होंने इस बार के पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। अगली जो न्यूज़ है ये है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड। इनके द्वारा एक घोषणा की गई है। घोषणा इन्होंने की है कि हमारे देश में लगभग 936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड सड़क गलियारा परियोजनाओं को बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये इनके द्वारा डिक्लेरेशन की गई है, फिर अप्रूवल जो है इन्होंने दिया है। तो ये जो बच्चे आपका नंबर है 8, पहले तो आपको ये याद रखना है कि 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड सड़क गलियारा परियोजना के तहत अलग अलग रोड जो है आपके बनाए जाएंगे। और ये बच्चे आपकी सारी की सारी रूट हैं, ठीक है। तो सारी की सारी रूट तो आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखिएगा कि टोटल जो है आपकी ये 8 महत्वपूर्ण हाई स्पीड रोड जो है आपकी बनाई जाएंगी। और उसके बाद बच्चे ये याद रखिएगा कि कितना रुपए इस पे खर्चा किया जा रहा है। तो लगभग आप लोग देखेंगे 50,000 करोड़ रुपए जो है इस पे खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो वो जो आपका मिनिस्ट्री है, यानी कि जो सड़क राजमार्ग मंत्रालय है, उसके जो मंत्री जी है नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा आपका ये परियोजना को लागू किया जाएगा। आपको याद रखना है 936 किलोमीटर जो है आपका 936 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये जो पूरा गलियारा है बच्चे, इसकी लेंथ जो है आपकी 936 किलोमीटर है और इसमें जो खर्चा है वो है आपका 50,000 करोड़ का। और उसके अलावा जो है आपका नरेंद्र मोदी सरकार जी ने ये घोषणा की है कि अभी जो है 8 बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में बच्चे आपके 8 बनेंगे। ये देखिए सारी की सारी जो आपकी जानकारी है वो ये है। आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर है, आपका खड़गपुर मोरेमग्राम जो है आपका नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर है, आपका थरड से देसा, फिर आपका महसाना अहमदाबाद, ठीक है। ये तो सारी के सारे रूट के नाम है। सभी रूट याद नहीं कर पाएंगे हम और ना ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन याद रखिए कि टोटल जो है आपके 8 महत्वपूर्ण हाई स्पीड रोड है। अगली जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF आप लोगों ने सुना होगा, पैरामिलिट्री फोर्स है। तो इस फोर्स के बच्चे जो नए चीफ बने हैं या फिर नए जो डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। दलजीत सिंह चौधरी जी का नाम याद रखिएगा। इनको जो है नए DG के रूप में अपॉइंट किया गया है BSF के, ठीक है। जब भी आप जो है, चाहे वो आपकी सेना के हैं चाहे आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं बच्चे, उनके चीफ जब भी चुने जाते हैं फिर बदले जाते हैं, उनके नाम जो है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो BSF के जो नए चीफ बने हैं उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। BSF की अगर हम बात करें तो इसका जो मोटो है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जीवन पर्यंत कर्तव्य जो है इसका मोटो है, ठीक है। अगली न्यूज़ बच्चे आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड है।
इसरो से भी रिलेटेड है, नासा से भी रिलेटेड है। तो देखिए न्यूज़ क्या है, अभी हम बहुत लंबे समय से लगभग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि गगनयान जो है आपका वो तैयार हो रहा है, गगनयान इसरो के द्वारा तैयार किया जा रहा है, पूरा का पूरा मिशन की तैयारी जो है आपका पूरी अच्छे इसरो जो है उसकी तैयारी में लगा हुआ है। और हाल ही में हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि रसिया के द्वारा 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट को तैयार किया गया, उन्हें ट्रेन किया गया है गगनयान में बैठ करके आकाश की सैर करने के लिए। ठीक है, तो ये बच्चे जो आपका हुआ है, जिन 4 कैप्टन्स को आप कह सकते हैं एयरफोर्स के कैप्टन है, सारे के सारे एयरफोर्स के ही पायलट हैं, उन चारों में से जो है आपका 2 लोगों को फिर आपका चुना गया है एक नए प्रोग्राम के लिए, एक नए मिशन के लिए। तो गगनयान तो बाद में होगा, पहले जो है आपका एक प्रोग्राम होगा जिसमें कि 4 में से 2 लोग, यानी कि इन दोनों के अभी हम नाम पढ़ेंगे कौन कौन से पायलट हैं, इन दोनों को जो है आपका भेजा जाएगा इस प्रोग्राम में। तो बच्चे ये न्यूज़ थोड़ा सा याद रखना कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS जिसे हम कहते हैं, ISS का जो आगामी मिशन है इसका नाम है एक्सियोम। ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन के लिए हमारे 2 एस्ट्रोनॉट को चुना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि जो आपका एक्सियोम है, ये जो ISS है, इसमें जो ज़्यादा कंट्रोल है वो आपका USA का है, नासा का है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये इसरो के बीच में और नासा के बीच में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, नासा के और इसरो के बीच में आपका एग्रीमेंट हुआ है। और यहाँ पे आपको इन दोनों का नाम याद रखना है जो एस्ट्रोनॉट के रूप में जाएंगे। ठीक है, उनका नाम आपको याद रखना है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला है पहला नाम, और दूसरा जो आपका नाम है वो है आपका ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। ठीक है, तो ये 2 बच्चे उन्हीं चारों में से जो हमने 4 एस्ट्रोनॉट पढ़े थे जो कि गगनयान में जाने वाले हैं, उन्हीं में से जो है आपका 2 को चुना गया एक्सियोम के लिए। ठीक है, तो एक्सियोम 4 याद रखना बच्चे, ये आपका एक मिशन है। इसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत जो है आपका निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। समझ रहे ना, निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन का मतलब है जो आपका ISS है। ठीक है, जो अंतरिक्ष स्टेशन है, इस अंतरिक्ष स्टेशन में जो है अलग अलग समय में जो यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष का सैर करना चाहते हैं, वो जो है आपका वहाँ पे जाते हैं, कुछ समय बिता करके फिर वापस आ जाते हैं ना। तो ये जो आपके यात्री होते हैं, इनमें आपके अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। कुछ जो ऐसे होते हैं जो कि सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड कुछ परियोजनाएं होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लोग खुद से अपना पैसा खर्च करके अंतरिक्ष सैर करने जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आपका प्रोग्राम है एक्सियोम 4 मिशन, इसके लिए जो है आपका ये क्या है, चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। यह जो आपका एग्रीमेंट साइन हुआ था, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है, भारतीय एस्ट्रोनॉट को जो है एक्सियोम 4 में भेजा जा रहा है, ये जो पूरा प्रोग्राम है ये एक समझौते के तहत किया जा रहा है। और समझौता किसके बीच में हुआ है, इसरो और नासा के बीच में। ठीक है, तो याद रखना इसरो और नासा के बीच में 2023 में जो है आपका समझौता हुआ था, और अभी जो है इसे इंप्लीमेंट करने की बारी आ गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे, दोनों कैप्टन का नाम आपको याद रखना है, दोनों ही एस्ट्रोनॉट का नाम याद रखना है, और ये जो समझौता है उसे भी याद रखिएगा, 2023 में आपका समझौता हुआ था। और मिशन का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक्सियोम 4 मिशन। ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन जो है इसका नाम है, और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इस मिशन को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ बहुत ही छोटी सी है, ये है आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। आंध्र प्रदेश सरकार को एक चीज़ में सम्मानित किया गया है। किस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया है, अंगदान और जागरूकता अभियान में अपनी सेवाओं के लिए जीवन दान पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बच्चे आपका एक स्टैटिक का क्वेश्चन बनेगा कि एक नेशनल ऑर्गन डे सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है भारत में, वो कब आता है, वो आता है आपका 3 अगस्त को। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपका स्टैटिक का प्रश्न हो जाएगा कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब आता है, 3 अगस्त को आता है। और करंट का क्वेश्चन ये हो जाएगा कि कौन सी राज्य सरकार को उसके राज्य में अंगदान के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम चलाने के लिए उसे जो है जीवन दान पुरस्कार दिया गया है। तो जीवन दान पुरस्कार दिया गया है ये आंध्र प्रदेश सरकार को। ठीक है, बस इतना सा जो है आपको एक लाइन में ये न्यूज़ याद रखनी है। अगली जो न्यूज़ है ये थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, इसमें हमें एक रिपोर्ट को पढ़ेंगे, एक रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें इसमें है, क्या क्या रिपोर्ट में कहता है, कौन रिपोर्ट निकालता है, किस बारे में आपकी रिपोर्ट है। देखिए, रिपोर्ट का नाम है बच्चे आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के नाम से आपकी निकलती है। ठीक है, और भारत जो है 119 देशों में 39th प्लेस पे है। कितने, 119 देशों में सर्वे किया गया था, और भारत जो है आपका 39th प्लेस पे है। ये तो बहुत बेसिक सी जानकारी हो गई रिपोर्ट के बारे में। इंडेक्स किस नाम से आपका जारी हुआ है, किस संस्था के द्वारा इसे जारी किया गया है, भारत के स्थान इसमें क्या है। अब थोड़ा सा डीप चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको लगेगा कि कहाँ से पूछ लिया ये। ठीक है, तो देखिए बच्चे इसके बारे में क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है, ये वर्तमान में हमारे पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है, ये बच्चे हमारे
वर्तमान में पर्यटन मंत्री है, इनके द्वारा बताया गया है कि मई 2024, अभी जो है आपका 2 महीने पहले, मई 2024 के लिए UNWTO बैरोमीटर के अनुसार 2022 में दुनिया भर में 975 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आएंगे, जिसमें भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए हैं। ठीक है, तो मतलब आप लोग कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है बच्चे कि भारत जो है आपका वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन में है जो कि पर्यटकों को आकर्षित करती है। ठीक है, तो ये नंबर जो है आपको याद रखना है कि भारत में पूरे विश्व भर में से टोटल कितने जो है आपके पर्यटक आते हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ा किसके लिए है? ये है आपका 2022 के लिए। ठीक है, 2022 के लिए आपका आंकड़ा है 2022 में दुनिया भर में 975 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं और उसमें से भी भारत में जो है आपका 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए हैं 2022 में। ठीक है, याद रखना। और ये जो है आपका पूरे विश्व की अगर हम बात करें, अगर पूरे दुनिया भर के बच्चे टूरिस्ट को आप लोग गिन दे, मान लीजिए कि पूरे विश्व भर में जो आपके 100 लोग हैं जो कि आपके टूरिस्ट के रूप में इधर से उधर घूम रहे हैं, तो उन 100 में से एक जो है आपका क्या होगा? हिंदुस्तानी होगा। ठीक है, मतलब पर्यटक बाजार में हमारी जो योगदान है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका 1.47%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत में जो इसकी रैंक है, भारत की इसमें जो आपकी रैंक है वो है 39 और किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगली जो न्यूज़ है ओबिचुरी से रिलेटेड है या फिर पर्सन न्यूज़ से रिलेटेड है, दोनों में बच्चे इनका नाम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी न्यूज़ होने वाली है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, एक बहुत फेमस जो है इंडियन आर्टिस्ट है, इनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति और इनका संबंध आपको पूछा जाएगा कौन से क्षेत्र से है। तो बच्चे एक तो याद रखना है कि शास्त्रीय नृत्यिका थी। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य भी हमारे देश में जो है आपके अलग अलग हैं, तो इनके द्वारा 2 डांस जो है आपके परफॉर्म किए जाते थे, मतलब 2 डांस के लिए इन्हें जाना जाता है। एक है आपका भरतनाट्यम और एक आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, तो दोनों ही आप आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे भरतनाट्यम सिर्फ दिया जा सकता है ऑप्शंस में। ठीक है, कहीं कहीं पे सिर्फ कुचिपुड़ी दिया जा सकता है या फिर कहीं कहीं पे जो है आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना बच्चे कि यामिनी कृष्णमूर्ति मतलब भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों। ठीक है, इनमें से कोई भी एक नहीं है कि भरतनाट्यम कुचिपुड़ी एक आएगा, कुचिपुड़ी आएगा तो हम किसको टिक करेंगे। ठीक है, दोनों ही आएंगे या फिर दोनों में से एक ही आएगा। तो याद रखना यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनका हाल ही में निधन हो गया है, 84 वर्ष की थी जब जो है इनका निधन हुआ है। उसके अलावा इनकी उपलब्धियों को थोड़ा सा याद रखिएगा, इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण भी दिया गया था। ठीक है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति याद रखिएगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की बहुत फेमस जो है दिग्गज जो है नृत्यांगना थी और इनका हाल ही में निधन हुआ है। अच्छा, ये वाली न्यूज़ थोड़ी सी आपकी बड़ी है, ये भी बच्चे रिपोर्ट से रिलेटेड है। अब एक एक करके इसके सारी पॉइंट को हम पढ़ेंगे और इसे आप लोग को नोट डाउन कर देना है। इसमें सारी की सारी चीज़ लगभग जो है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम रिपोर्ट का नाम पढ़ते हैं। रिपोर्ट का नाम है WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली गई है विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे कहा जाएगा वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिक्स 2023। ठीक है, अब WTO ने जो आपकी रिपोर्ट निकाली है, इनके द्वारा क्या कहा गया है? इन्होंने कहा है कि 2023 में अपने कृषि निर्यात में 2022 के 55 बिलियन डॉलर से 51 बिलियन डॉलर तक की गिरावट के बावजूद, ठीक है, ये भारत की बात हो रही है, 2023 और 22 को अगर आप लोग कंपेयर करेंगे कृषि निर्यात का मतलब क्या होता है बच्चे? कृषि निर्यात का मतलब होता है कि भारत में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपके उत्पाद बनाए जाते हैं, वो कितने बाहर के मार्केट में उन्हें बेचा जाता है। ठीक है, बाहर के मार्केट में या फिर बाहर के देश जो है उन्हें कितना लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एग्रीकल्चरल अगर प्रोडक्ट की बात करें तो अगर हम 2022 और 23 को कंपेयर करेंगे तो 22 में जहां हमारा जो निर्यात था वो था 55 बिलियन डॉलर, वो आपका कम होकर के कितना हो गया है 2023 में? ये हो गया आपका 51 बिलियन डॉलर। ठीक है, कम हो गया है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरे क्या है? भारत ने वर्ष में कृषि उत्पादों की दुनिया में 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। अब देखिए दूसरे पॉइंट बता रहा है हमें कि भले ही भारत में जो निर्यात है वो हमने कम होते हुए देखा, ठीक है, इसमें जो है गिरावट दर्ज की गई, इसके बावजूद भारत का जो पिछला पोजीशन था, जो पिछली रैंकिंग थी, वही जो है आपका कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो भारत जो है आपका अभी भी बच्चे 8वें नंबर पर बना हुआ है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके बाद में क्या है, यूरोपीय संघ
जो EU है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन ने 2022 में $799 बिलियन की तुलना में $836 बिलियन मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात करके 2023 में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। मतलब आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कौन सी कंट्री है जो इस रैंकिंग में जो है वो पहले नंबर पे है, तो ये आपका यूरोपियन यूनियन। ठीक है, भारत कौन सा नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। और दूसरा क्या है कि भारत में क्या देखने को मिली है, भारत ही नहीं बचे, जो टॉप 10 कंट्रीज है ना, उनमें अगर आप लोग देखेंगे तो पिछले साल और इस साल के मामले में जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट देखने को मिली है। तो भारत में तो ये गिरावट जो दर्ज की गई है पिछले साल जो है 2022 में आपका $55 बिलियन था, अभी ये घट करके जो है आपका 2023 में $51 बिलियन हो गया है। ठीक है, भारत में तो इतना गिरा है और तभी भी भारत में हालांकि गिरावट देखने को मिली है, लेकिन तभी भी भारत का जो रैंक है वो पहले भी 8वां था, अभी भी जो है आपका वो 8वां है। ठीक है, एक तो ये याद रखेंगे। उसके बाद बच्चे रिपोर्ट के कुछ और आपके क्या है पॉइंट है जो हमें याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चे, आपका पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो इस पे अमेरिका है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो ब्राजील जो है आपका तीसरे नंबर पे है। और चाइना की अगर हम बात करें बच्चे तो ये जो है आपका चौथे नंबर पे। ठीक है, तो ये टॉप 5 है आपके। ठीक है, टॉप 4 है आपके। भारत जो है 8वें नंबर पे है। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों में ब्राजील, यूरोपीय संघ और थाईलैंड ने 2023 में अपने निर्यात में क्रमशः 6%, 5% और 0.2% की वृद्धि की है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो आपके कुछ ऐसे देश हैं, बाकी सारी कंट्रीज में तो अधिकतर हमें देखने को मिलेगा कि जो निर्यात है वो कम ही हुआ है, यानी कि उसमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये जो आपके 3 देश यहाँ पे आपको बताए हैं, जैसे कि ब्राजील हो गया, यूरोपियन संघ हो गया और थाईलैंड हो गया, इन्होंने बच्चे आपको क्या किया है, इन्होंने ग्रोथ की है, यहाँ पे जो है गिरावट देखने को नहीं मिली है। ठीक है, उसके बाद है सामूहिक रूप से शीर्ष 10 निर्यातों में 2023 में विश्व निर्यात में 71.9% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व किया है। मतलब पूरे विश्व भर में टोटल जितनी कंट्री हैं उनमें से 10 ऐसे सिर्फ देश हैं जो कि पूरे बच्चे एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट का मार्केट है उसको संभाल रहे हैं। मतलब 71.9%। ठीक है, 71.9% का जो ट्रेड है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का वो सिर्फ टॉप 10 कंट्रीज कर रही हैं। ठीक है, तो मतलब इससे आप लोग ये देख सकते हैं कि किसी भी रिसोर्स का किसी एक देश में कितना कंसंट्रेशन हो सकता है। ओबवियस सी बात है, जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनते होंगे जिस कंट्री में, वहीं पे तो बेचे जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर का खूब अच्छा सा डेवलपमेंट हो रखा होगा वहीं पे तो बेचे जाएंगे ना। तो टॉप 10 कंट्रीज ही बचे आपका पूरे दुनिया भर का जो है आपका ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वाला जो मार्केट है, जो ट्रेड है उसे संभाल रही है। मतलब सिर्फ 10 देश हैं और पूरे मार्केट का जो है 71.9%, तो काफी बड़ा बच्चे आपका हिस्सा है। ठीक है, और उनमें से आपका यूरोपियन यूनियन हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप लोगों को दिख रहा होगा यूएसए है, तीसरे नंबर पे जो आपका ब्राजील है, ठीक, चौथे नंबर पे आपका चाइना है और भारत आपका जो है 8वें नंबर पे है। ठीक है, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे वो आपके कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। अभी हाल ही में भोपाल कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जो है आपका एक सम्मेलन हुआ है। ये बहुत वैसे क्वेश्चन होते हैं कभी जो है आपका एग्जाम में आ जाते हैं, हालांकि डायरेक्टली पूछा जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन आपको पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ है। ये भोपाल में आयोजित किया गया है, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे जो हिंदी विज्ञान सम्मेलन है बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया होगा, क्या नाम से आपको लग रहा है, हिंदी भी लिखा हुआ है, विज्ञान भी लिखा हुआ है ना, तो इस सम्मेलन में क्या हुआ होगा। देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, प्रगत पदार्थ एवं प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान, इसके द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, हमें सिर्फ शॉर्टकट पे याद करना है, शॉर्टकट पे याद रखिएगा CSIR। ठीक है, CSIR और AMPRI, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो है इसे क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। और इसके जो विषय था, सब्जेक्ट था, वो था आपका अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे मेन बात है कि सम्मेलन में हुआ क्या है ऐसा। तो सम्मेलन में बच्चे आपका साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, विज्ञान संचार हो गया, इसके विविध विषयों पर 6 सत्र आयोजित किए गए थे। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत का योगदान, ये जो हिंदी है ना बच्चे, हिंदी क्या है बेसिकली, जब भी आप साइंस टेक की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो सबसे पहले कभी आप बुक भी खोलते तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने जिन किताबों को पढ़ा है अधिकतर अंग्रेजी में ही पढ़ा है, क्योंकि माइंड में आता है कि अंग्रेजी में ही जो है आपके सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उन्हें अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ना। तो ये जो पूरा का पूरा समारोह रहा, ये है तो विज्ञान से रिलेटेड, ये है आयुर्वेद से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, लेकिन पूरा का पूरा सम्मेलन जो है आपका वो हिंदी में था।
ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2023। समझ रहे, मतलब हिंदी से रिलेटेड नहीं था, लेकिन इसका जो आप कह सकते हैं कि जो मीडियम था, ठीक है, बात मतलब जो आपका मीडियम था, संचार का माध्यम जो रखा गया था वो था आपका हिंदी भाषा, ठीक है, इसीलिए इसे कहा गया है हिंदी विज्ञान सम्मेलन। और विज्ञान माने कि इस सब पूरे सम्मेलन का थीम ही आपका साइंस है बच्चे। यहाँ पर आपका इंजीनियरिंग है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इस पे जो है भारत के क्या क्या जो है आपकी भारत क्या क्या इसमें अचीवमेंट ले रहा है, इस तरीके की जो है आपका सम्मेलन हुआ था। और भोपाल में जो इसका आयोजन किया गया था, किसके द्वारा, CSIR के द्वारा, जो है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। चलिए, आज की अंतिम न्यूज़ आपकी यहीं पर समाप्त होती है। बाकी बच्चे RRB JEE की प्रिपरेशन करिए, आप लोग खूब अच्छे से करिएगा, काफ़ी अच्छी जो है पोस्ट है और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, ठीक है। बाकी मेक इट इजी की तरफ से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अगर सपोर्ट चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए आपके समस्याओं का, तो हम लोग आपके साथ में हमेशा हैं, ठीक है। और स्टडी मटीरियल के लिए बच्चे, स्टडी मटीरियल के लिए ऐसी सुविधा भी आपके लिए कर दी गई है कि आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ पे आपके वीडियो कोर्सेज हैं, वहाँ पे आपके जो है आपको बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है, आपके हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी जो ई बुक्स हैं वो भी मिल जाएंगे, चाहे आपका नॉन टेक्निकल है चाहे वो आपका टेक्निकल है। सारा सॉल्यूशन जो है RRB JEE के लिए, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 101% जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में पूरी की पूरी चीज़ जो है मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक बार ऐप विजिट जरूर करिएगा, उसके भीतर देखिए कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमारी लेवल के अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या क्या हो सकती है। कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना, जब आप RRB JEE के नाम से देखेंगे 1 कोर्स है, 2 कोर्स है, 3 कोर्स है, 4 कोर्स है, आप किसी भी कोर्स के ना फीचर पढ़ा करिए। फीचर में सब कुछ लिखा होता है कि ये कोर्स जो है इसके भीतर क्या क्या है। किसी कोर्स में आप लोग देखेंगे सिर्फ नॉन टेक्निकल है, वो किसके लिए सिर्फ नॉन टेक्निकल, जिसका टेक्निकल ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको आप दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो उसके लिए जो है आपका सिर्फ नॉन टेक्निकल। कुछ बच्चे होते हैं ना जो हमारे फुल कोर्स के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने टेक्निकल बहुत अच्छे से कर लिया है, उनके लिए जो है आपका ऑप्शन दिया है। कुछ बच्चे हैं ऐसे हैं जिन्होंने कि कभी टेक्निकल भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कभी नॉन टेक भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए जो है आपका है कि आप क्या कर सकते हैं कि टेक्निकल भी लेना है, नॉन टेक में तो कॉम्बो बेच जो है आपके लिए। तो हर प्रकार की स्टूडेंट की जो है वो नीड अलग है, आपका लेवल अलग है, आप अपनी उसके अनुसार, ये नहीं कि मेरे दोस्त ने लिया तो मैंने भी यही लेना है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है बच्चे, आपकी जो नीड है वो उससे अलग हो सकती है। तो पहले अपनी नीड को पहचानिए, खुद को जानिए, एनालिसिस करिए खुद का, कितना नॉलेज है, कितना भी नॉलेज लेना बाकी है, कितना पढ़ा हुआ है, कितना आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है, वो सारा का सारा एनालिसिस करिए, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है स्टडी मटेरियल को चुनिए और फिर जो है लग जाइए तैयारी पे, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।